हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में संविधान के बारे में पहला चैप्टर जो संवैधानिक विकास है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे वाली क्लास के अंदर जो संवैधानिक विकास जो चार्टर एक्ट आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास का थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम रिवीजन करते हैं ताकि आपको भी वो पढ़ी हुई चीज़ें एक बार से याद आ जाए। जैसे हमने बात की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 24 देशों का एक ग्रुप आया था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी स्थापना। इसके बाद में अंग्रेज लोग भारत आए थे। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आए। 1608 में अंग्रेज़ों के द्वारा पहली एक कोठी लगाई गई 1608 में। 1611 के अंदर अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम के अंदर अपनी एक कोठी लगाई। 1613 में अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी एक कोठी लगाई थी। उसी के संदर्भ में आगे देखते हुए 1700 ईस्वी में हमने बात की थी कि औरंगजेब ने कलकत्ता शहर को बसाया था। 1707 के अंदर औरंगजेब की हो गई थी मृत्यु और 1726 के अंदर अंग्रेज़ों का जो पहला चार्टर एक्ट आया था इसके अंदर इन्होंने एक नीति अपनाई थी जिसको हम कहते हैं विकेंद्रीकरण की नीति, यानी विकेंद्रीकरण की व्यवस्था, जिसमें बम्बई, बंगाल और मद्रास इन तीनों प्रेसिडेंसियों पर अलग अलग गवर्नर नियुक्त किए गए थे। ये थी 1726 के एक्ट के अंदर व्यवस्था। आज हम इससे आगे के बारे में पढ़ेंगे कि इसके आगे क्या हुआ था, इसके बाद में जो एक्ट आया, इसके बाद में जो युद्ध हुआ उसके बारे में अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में। तो प्लासी के युद्ध के बारे में आपको डेट ध्यान रखनी है, 23 जून 1757 ईस्वी। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेज़ों का व्यक्ति है लॉर्ड क्लाइव। अंग्रेज़ों का व्यक्ति है लॉर्ड क्लाइव। और अगर इधर हम बात करें तो यहाँ पर बंगाल का नवाब है, बंगाल का नवाब है जिसका नाम है सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला। देखिए दोस्तों, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। और जो प्लासी है ये प्लासी जगह पड़ती है बंगाल के अंदर। प्लासी जगह पड़ती है बंगाल में। यहाँ पर युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। और इसमें सिराजुद्दौला के साथ इसके साथी हैं, इसका सेनापति है, इसकी मौसी थी घसीटी बेगम। तो उन्होंने विश्वासघात कर दिया था, इसी कारण ये सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाता है और इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। तो अब अंग्रेज़ों की सत्ता धीरे धीरे भारत में स्थापित होती जा रही है। इसी क्रम में अंग्रेज़ों ने एक दूसरा युद्ध लड़ा था जिसे कहते हैं 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेज़ों के द्वारा एक दूसरा युद्ध किया गया जिसे बोलते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। देखिए दोस्तों, बक्सर पड़ता है बिहार में। बक्सर बिहार में पड़ता है। यहाँ पर एक युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं बक्सर का युद्ध। ये हुआ था, अंग्रेज़ों का सेनापति है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। और इसके सामने लड़ने वाला है वर्सेज है बंगाल का नवाब था, जो बंगाल का नवाब है मीर कासिम। मीर कासिम। और मीर कासिम के साथ में एक व्यक्ति है, ये बंगाल का नवाब है, इसका साथ दिया था अवध के नवाब ने। अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। अवध का नवाब है शुजाउद्दौला। और यहाँ पर मुग़ल बादशाह है आलमगीर द्वितीय थे। तो यहाँ पर इस युद्ध में भी ये अंग्रेज़ लोग जीत जाते हैं और ये जो बंगाल के नवाब हैं और अवध का नवाब हैं ये भी इस युद्ध में हार जाते हैं। इस युद्ध में हारने के बाद में अब अंग्रेज़ों की भारत के अंदर नींव कड़ी होने लग गई है। यानी बक्सर का युद्ध हुआ, इसके बाद में धीरे धीरे भारतीय बिल्कुल
कमज़ोर हो चुके हैं और भारत पर सत्ता आ गई अब किनकी, अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित होगी। अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित होने के बाद में इन्होंने इसी क्रम में पहला एक अपना एक्ट निकाला जिसे कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों अब से वास्तव में संवैधानिक इतिहास यहीं से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजों के द्वारा शासन की व्यवस्था में निकाला गया ये पहला ही एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पर जो ब्रिटेन के पीएम हैं, ब्रिटिश पीएम हैं, लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा निकाला गया था। लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा इस एक्ट को निकाला गया। दोस्तों इस एक्ट को निकालने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा? इस एक्ट को निकालने का मुख्य उद्देश्य है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना। ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना। तो ये यहाँ पर ये आप ध्यान रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना कौन से एक्ट के अंतर्गत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इस एक्ट को निकाला गया। और इसी क्रम में इन्होंने क्या किया? पहली बार केंद्रीकरण की नीति अपनाई। केंद्रीकरण की नीति अपनाई। देखिए दोस्तों 1726 के अंदर जो विकेंद्रीकरण की नीति है अब इसको बदल दिया जाएगा केंद्रीकरण की नीति। तो आपको बताया था मैंने बम्बई, मद्रास और बंगाल ये 3 प्रेसिडेंसियां थी। तीनों प्रेसिडेंसियों पर पहले अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या किया? इस बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन दे दिया गया। यानी बम्बई और मद्रास इन दोनों को किसके अधीन कर दिया? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। और यहाँ पर एक नया पद बना दिया गवर्नर जनरल का। और ये गवर्नर जनरल कहाँ का होगा? बंगाल का गवर्नर जनरल ये पद बना दिया गया। और प्लस में इसके साथ में 4 सदस्यों की परिषद बना दी गई। प्लस में इसको स्थायिता करने के लिए 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई। एक तो बंगाल का गवर्नर जनरल पद लगाया और इसके बाद में 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई। तो यहाँ पर इस क्रम में बात करें तो बंगाल का गवर्नर जनरल, अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया तो आपको ध्यान रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में विशेष तौर पर तो ये किया गया। पहले तो केंद्रीकरण की नीति अपनाई गई, ये ध्यान रखिए। इससे पहले विकेंद्रीकरण की नीति है 1726 के एक्ट के अंतर्गत अपनाई गई है। और केंद्रीकरण की जो नीति है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत अपनाई गई है। तो ये व्यवस्था आप ध्यान रखिए, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इसी एक्ट के अंतर्गत 1774 में एक अपेक्स न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसका कैसे नियंत्रण था इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, इसके बाद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही एक्ट कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। और इसी एक्ट के अंतर्गत 1774 में एक अपेक्स न्यायालय या इसको आप बोल सकते हो उच्चतम न्यायालय बनाया गया। अपेक्स न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 के अंदर। और ये स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता के अंदर। इस न्यायालय के अंदर आपको ध्यान रखना है कि एक तो था मुख्य न्यायाधीश और इसकी सहायता के लिए प्लस में 3 थे
अन्य न्यायाधीश। 1+3 का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। पहले जब ये 1774 का जो अपेक्स न्यायालय उच्चतम न्यायालय बने, इसमें 1+3 है, इसके बाद में जो बनेगा 1+6 होंगे। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है, इसके मुख्य न्यायाधीश बनाया गया सर एलिजाह इम्पे को। सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। और ये ध्यान रखना, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश इसके अंदर रखे गए थे। 1774 का जो अपेक्स न्यायालय या उच्चतम न्यायालय बना था, और कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके अंतर्गत 1774 में स्थापना हुई है। अब दोस्तों देखिए, जैसे आज के वर्तमान में अगर हम बात करें, जो आज का हमारा वर्तमान उच्च न्यायालय है, आज का जो उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, तो इसे हम कहते हैं अंतिम अपीलीय न्यायालय। अंतिम अपीलीय न्यायालय यानी किसी भी मुद्दे के अंदर अगर हमें अपील करनी है तो अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा होगा? उच्चतम न्यायालय। लेकिन इस समय ये अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि ब्रिटेन में चलता था राजतंत्र, ब्रिटेन में था राजतंत्र मतलब राजा का शासन, तो इसकी एक काउंसिल हुआ करती थी जिसको बोलते हैं प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल। तो इस एक्ट जो ये उच्चतम न्यायालय है, इसके मामलों की जो सुनवाई है, इससे ऊपर भी एक अपीलीय न्यायालय हुआ करता था, या अपील करने की एक इकाई होती थी जिसे बोलते हैं प्रीवी काउंसिल। जो आज का हम बात करें तो आज की हमारी ये मंत्री परिषद है, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पर एक संस्था होती थी कबाल। कबाल जो आज का हमारा मंत्रिमंडल है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है, ये हम आगे जब प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा। तो ये किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। 1773 में पहली तो आपको पता है कि केंद्रीयकरण की व्यवस्था अपनाई, और फिर 1774 के अंदर एक अपेक्स न्यायालय बनाया गया। तो ये आप ध्यान रखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इतना ही। अब आगे हम बात करते हैं इसके बाद में 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट आया था उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1781 का सेटलमेंट एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके बाद में 1781 का सेटलमेंट एक्ट आया, जिसके अंदर बंगाल, मद्रास, बम्बई, उड़ीसा, बिहार, ये 5 जो प्रेसिडेंसियां हैं ये दे दी गई किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को। यानी इन 5 पर अब कानून या विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को। तो ये आप ध्यान रखिए कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसे उड़ीसा और बिहार में उसे कानून या विधि बनाने का अधिकार कौन से एक्ट के अंतर्गत दिया गया? तो 1781 के सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत दिया गया। ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो ये था 1781 का सेटलमेंट एक्ट। दोस्तों ये एक्ट होने के बाद में एक दिन हम इनकी रिवीजन भी कर लेंगे, तो उस रिवीजन में मैं आपको पूरा बता दूंगा, लेकिन आप एक बार इनको पढ़िए ढंग से। इसके बाद में नेक्स्ट जो एक्ट है वो है 1784 का। तो 1784 के एक्ट की बात करते हैं अब हम। (1784) का पिट्स इंडिया एक्ट।
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए दोस्तों, इस एक्ट में क्या हुआ था। अब आपको पता है 1781 के अंदर क्या हुआ, बम्बई, बंगाल, मद्रास, बिहार और ओडिशा, इन पांचों पर जो विधि बनाने का अधिकार है वो बंगाल को दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा गया। वो दो भागों में कैसे बांटा गया था वो बात करते हैं हम। एक तो इनको दिए गए व्यापारिक मामले, एक बनाया गया व्यापारिक कार्य, एक संस्था इनकी व्यापारिक कार्य करेगी और दूसरी संस्था इनकी राजनीतिक कार्य करेगी। दूसरी संस्था इनकी राजनीतिक कार्य करेगी। एक तो करेगी व्यापारिक कार्य, तो व्यापारिक कार्य के लिए बना दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD। दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इससे पहले आपको पता है तो 1600 ईस्वी के अंदर ही गठित हो गया था। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कितने सदस्य हैं, 24 सदस्य हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर सदस्य कितने हैं, 24 सदस्य हैं। यहाँ पर बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ, एक साइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक साइड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और इसमें कितने सदस्य सौंपे गए, इसमें बनाए गए 6 सदस्य। इस ग्रुप के अंदर 6 सदस्य हैं, इस ग्रुप के अंदर 24 सदस्य हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जो व्यापारिक कार्य हैं वो व्यापारिक कार्य किसके अधीन दिए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन दिए गए व्यापारिक कार्यों को। और जो राजनीतिक कार्य या राजनीतिक मामले देखेंगे, इनको दिया गया ब्रिटेन सम्राट के अधीन, ब्रिटेन सम्राट के अधीन इनको सौंपा गया। तो 1784 के एक्ट के अंतर्गत यही किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांटने के बाद में व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य अलग अलग रूप से बनाए गए। अब हम बात करते हैं 1784 के बाद में 1813 के एक्ट के बारे में। 1813 के एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। 1813 का चार्टर एक्ट क्या था, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, बात करें 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत तो दो चीज़ें आप पहले समझिए। एक तो होता है एकाधिकार और एक होता है अधिकार। एक है एकाधिकार और एक है अधिकार। एकाधिकार के अंदर केवल और केवल एक ही व्यक्ति का, और इसके अंदर अधिकार होगा अधिक का। यानी एकाधिकार के अंदर एक का और अधिकार के अंदर होगा बहुत सारे लोगों का अधिकार हो सकता है, एक से अधिक लोगों का अधिकार होगा तो उसे हम डायरेक्टली अधिकारी बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, तो इसे बताने का है। यानी 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसके अंतर्गत भारत के साथ चाय प्लस चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को छोड़कर अन्य के साथ EIC का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी इसके अंतर्गत क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, भारत
चीन और भारत और चीन के साइड में जो देश हैं इनके साथ में यह अपनी एक एकाधिकार की पॉलिसी रख रही थी, यानी ये किसी और को व्यापार नहीं करने दे रही थी। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने या ब्रिटिश की संसद ने सोचा कि ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, हम बाकी लोगों को भी भारत में व्यापार के लिए प्रेरित करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, भारत के साथ चाय तथा चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को छोड़कर अन्य देशों के साथ या अन्य के साथ, यानी भारत के अंदर चाय के व्यापार के अलावा कोई भी व्यापार आप और लोग कर सकेंगे। तो इसी के अंतर्गत अधिकार के अंदर क्या किया गया, अधिकार दिया गया यूरोपियों को भारत में व्यापार का अधिकार दिया गया। तो यूरोपियों को भारत में व्यापार का अधिकार दे दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यूरोपियों को भारत में व्यापार का अधिकार कब दिया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। ये तो ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा काम क्या हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं कि एक और बड़े काम के अंदर जो ईसाई मिशनरी हैं जो ईसाई मिशनरियों को भारत आने की इजाज़त दे दी गई। भारत आने की इजाज़त दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत आने की इजाज़त दी गई। अब ये ईसाई क्या कर रहे थे भारत में, एक तो धर्म प्रचार कर रहे थे, तो इन्हें धर्म प्रचार की छूट दी गई और व्यापार की छूट, क्योंकि जो ईसाई आए हैं यूरोप से आए हैं तो ये भी यूरोपीय हैं और यूरोपियों को व्यापार का अधिकार दे दिया गया। तो यहाँ पर इनको ध्यान रखना, एक तो धर्म प्रचार की छूट दे दी गई और दूसरी दी गई व्यापार की छूट। तो ईसाइयों को 2 छूट मिल चुकी है भारत के अंदर। तो ये भारत के अंदर 1813 से 1830 के अंदर लोगों को लालच देकर धर्म भी परिवर्तन करवाएंगे, वो एक अलग हैं। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है 1813 के अंतर्गत ईसाई मिशनरियों को भारत आने की इजाज़त दे दी गई, ये ध्यान रखिए। और क्या हुआ इस एक्ट के अंतर्गत, वो बात करते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को भारत के साथ चाहे तथा चीन के व्यापार को छोड़कर अन्य तो उसके खत्म कर दिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर बाध्यताएं लगा दी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर बाध्यता क्या लगाई गई कि सालाना 1 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय शिक्षा पर खर्च करेगी। पहली तो ये बाध्यता लगा दी कि सालाना 1 लाख रुपए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय शिक्षा पर खर्च करेगी। और दूसरी बाध्यता लगा दी कि 20 लाख ब्रिटिश सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी अपने खर्चे पर भारत में रखेगी। तो ये 2 बाध्यताएं बड़ी बाध्यताएं हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाई गई है 1813 के एक्ट के अंतर्गत कि सालाना 1 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय शिक्षा पर खर्च करेगी। और दूसरा क्या है, 20,000 है, ये 20,000 है ब्रिटिश सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी अपने खर्च पर भारत में इनको रखेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, भारत में इनको रखने के बारे में कहा गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी एक तो 1 लाख रुपए लगाएगी और 20,000 सैनिकों का खर्चा भी उठाएगी जो भारत के अंदर रह रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ उसके बारे में अपने बात करते हैं। 1813 के एक्ट के अंतर्गत ही हुआ कि 1813 के एक्ट के अंतर्गत जो 1813 का चार्टर एक्ट है, इसके अंतर्गत
गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति इनकी नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। ब्रिटिश सम्राट को दिया गया। गवर्नर जनरल व प्रधान सेनापति की नियुक्ति का अधिकार किसको दिया गया? ये दे दिया गया ब्रिटिश सम्राट को। कौन से एक्ट के अंतर्गत? 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। और इसी एक्ट के अंतर्गत 1813 का एक्ट है, और इसी एक्ट के अंतर्गत 1829 में सती प्रथा पर भारत के अंदर प्रतिबंध लगाया गया। देखिए दोस्तों, सती प्रथा एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें औरत के पति के मर जाने पर औरत उसकी चिता के साथ जीवित जलाई जाती थी। तो इसी प्रथा को बोलते थे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया 1829 में। और किसने लगाया? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा ये काम किया गया। और बात करें कौन से भारतीय व्यक्ति थे, तो उन्होंने अपनी भाभी जी को इस प्रथा का शिकार होते हुए देखा था, राजा राम मोहन राय। तो ये भी पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भारत में कौन सी प्रथा पर या सती प्रथा पर प्रतिबंध किस भारतीय के प्रयासों से लगाया गया? तो ये ध्यान रखिए, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1813 में सती प्रथा को प्रतिबंधित 1813 के एक्ट के अंतर्गत 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। और प्रतिबंध करने वाला अंग्रेज व्यक्ति कौन है? विलियम बेंटिंक। तो ये दोस्तों 1813 के एक्ट के अंतर्गत इतने कार्य किए गए थे, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। इसके बाद में आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट, इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत ये किया गया, जो हमने देखा कि 1813 का जो एक्ट था, इसके अंतर्गत तो भारत के साथ चाय के व्यापार को रखा गया और चीन के साथ व्यापार को रखा गया। लेकिन इसके अंतर्गत क्या हुआ? भारत के साथ चाय के व्यापार तथा चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। और कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी आगे से भारत में केवल कौन से कार्य करेगी? राजनीतिक कार्य करेगी। राजनीतिक कार्य करेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, राजनीतिक कार्य करेगी। ये कब कहा गया था? तो ये कहा गया था 1833 के एक्ट के अंतर्गत। ऐसा कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में केवल और केवल कैसे कार्य करेगी? अब राजनीतिक कार्य करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत बात कही थी। इसी एक्ट के अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसकी पदवी को चेंज कर दिया गया और इस गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत इसे बनाया गया। और ये बनने वाला व्यक्ति है विलियम बेंटिंक।
अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर पूछा जाए भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, तो विलियम बेंटिंग था। ये आपको ध्यान रखना है, ये 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किया गया था। इसके बाद में इस एक्ट के अंतर्गत और क्या किया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो इसी एक्ट के अंतर्गत जो भारत के गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल तो था ही, प्लस में इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद, 4 सदस्यों की परिषद थी, जो पहले ही हम गठित करके आए थे। 1773 के अंदर गठन हुआ था इसका। तो इसी 1773 के एक्ट के बाद में 1833 के एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ, इन 4 सदस्यों के अंदर ऐसी सिफारिश की गई कि एक विधि सदस्य शामिल होना चाहिए, एक विधि सदस्य शामिल किया जाएगा इन 4 सदस्यों के अंदर, और ये शामिल किया गया लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड मैकाले को। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लॉर्ड मैकाले को एक विधि सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया। और इसी एक्ट के अंतर्गत प्रथम बार 1934 में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया, विधि आयोग का गठन किया गया, और जिसके अध्यक्ष बनाए गए लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये आप ध्यान रखिए। और इसी 1833 के एक्ट के अंतर्गत 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया, दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। सती प्रथा प्रतिबंध हुई थी 1829 में, जबकि दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया 1843 के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिए, ये 1833 से संबंधित इतने ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे 1853 का चार्टर एक्ट, और जो चार्टर एक्ट निकलने की श्रेणी में बिल्कुल अंतिम एक्ट था। तो ये आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी है? अगर आपके इस क्लास से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम अगली क्लास में इससे और ज़्यादा आपको मैटर प्रोवाइड करवाएं तथा और ज़्यादा इसमें सुधार करके आपके सामने लेके आएँ। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।